गाजियाबाद ही नहीं, पश्चिमी यूपी का जाना पहचाना नाम, जिन्हें व्यापारी वर्ग में आखिर कौन नहीं जानता। सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा आप लेते हैं और वर्तमान में दवा विक्रेता समिति गाजियाबाद के महामंत्री है। और एक नजर इनके सफरनामे पर डाल लेते हैं। प्रदीप कुमार राणा गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह जाना पहचाना नाम है जिन्हें व्यापारी वर्ग में कौन नहीं जानता। सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के उपस्थिति दर्ज कराने वाले प्रदीप राणा वर्तमान में दवा विक्रेता समिति गाजियाबाद के महामंत्री हैं। कोरोना काल में आपके अतुलनीय योगदान और परेशान लोगों का सहारा बनने की कर्मठता आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद बयां कर देती है। आपने अपने संघ की सहायता से हजारों लोगों की मदद की, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलिए अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे सुधीर अग्रवाल जी को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आजमगढ़ से आप हैं सर, प्लीज आप मंच पर आइए अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं। अग्रसेन महिला विद्यालय के प्रबंधक आप हैं, आजमगढ़ के अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष। एक नजर डालेंगे सुधीर जी के सफरनामे पर। सुधीर अग्रवाल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक महत्ता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है और इसे बखूबी निभा भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुमूल्य योगदान सराहनीय रहा है। आप अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, तो साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के महामंत्री पद पर आसीन हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं, तो रोटरी क्लब आजमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर समाज की भी सेवा कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे रविंद्र त्यागी जी को। सर प्लीज आप मंच पर आइए। प्रेसिडेंट वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ यूपी एंड सीएमडी कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनी। 1983 से सरकारी विभागों में निर्माण कार्यों के व्यवसाय में आप है। 20 वर्षों से बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के यूपी के अध्यक्ष रहे और अभी बिजनेस बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप है। एक नजर आपके सफरनामे पर भी। निस्वार्थ भाव से समाज के हित की बात करना, ऐसे भाव शायद एक आम बिजनेसमैन को ना आए, लेकिन रविंद्र त्यागी ने अपनी बेहद व्यस्त जिंदगी में भी समय निकाल के आम लोगों के लिए जमीनी स्तर से काम किया है। रविंद्र त्यागी एक सरकारी ठेकेदार, 20 वर्ष से बिल्डर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, वर्तमान में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वेटरन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक संजीदा समाज सेवक के रूप में आम जनता के सहयोग के लिए सदैव तत्पर। इनकी कंपनी कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सामान बनाती है। और आगे का सेशन हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी कंडक्ट करने जा रहे हैं। ओवर टू यू आयुष। बहुत शुक्रिया पूजा आपका। पहला सवाल रविंद्र जी आपसे ही, कैसा ये सफर रहा, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ा हो या फिर आपके व्यापार से जुड़ा हुआ? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझको आपने मंच दिया और मुझको आमंत्रित किया। मैं अपने कंस्ट्रक्शन व्यापार में सन 1983 से हूं। मैं एक मध्यम श्रेणी के किसान परिवार से आता हूं, गांव से आता हूं। मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के पास में निवाड़ी गांव है जी। किसान परिवार से हूं। मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, राजनीतिक परिवार से थे, पर मैंने अपने एजुकेशन में मेरठ कॉलेज से लॉ की है, पर मैंने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड जो पॉलिटिक्स वो थी मैंने नहीं चुना और मैंने अपने व्यापार को, कंस्ट्रक्शन लाइन को अपना आगे का माध्यम चुना जी। 1983 से मैं अपने व्यापार में हूँ और अभी मैं अपने व्यापार में पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और यूपी में मैं 4-5 जो नॉर्दर्न इंडिया के राज्य में कंस्ट्रक्शन में हूँ। और अभी मैं आपने जैसे कहा पर्यावरण के बारे में, मैं अभी काफ़ी कुछ डिबेट सुन रहा था। बिल्कुल। तो मेरा जो कंस्ट्रक्शन का जो लाइन है वो काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड है। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम करता हूँ। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट इंदिरापुरम में 56 MLD का नॉर्दर्न इंडिया का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उनका ये सपना है कि कोई भी अनट्रीटेड वाटर किसी भी रिवर में, वो गंगा हो, यमुना हो, वो नहीं जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, मैं उसी मिशन का पार्ट हूँ। मैं नमामि गंगे में भी प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। मैं यमुना पोल्यूशन के कंट्रोल में दिल्ली जल बोर्ड और हरियाणा
और यूपी का जो यमुना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं सीवरेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के उसमें हूँ। ये तो मेरा व्यवसाय का वो है। जी। दूसरा, आपने शायद मुझे बताया कि अब मैं एक छोटी सी 2 मिनट ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। मेरी उम्र करीब ऐसी हो चुकी है कि मैं अपने बच्चे, अपने व्यवसाय या अपने घर परिवार से जिम्मेदारी से मुक्त हूँ। तो मेरे एक सीनियर ने मुझको बहुत अच्छी बात, एक सलाह दी कि आदमी को जीवन में सबसे पहले अपना जो व्यापार है, व्यवसाय है, जो आपको काम करने का वो दिया गया है, वो पूरा करना चाहिए। जो मैंने अपनी जिम्मेदारी से पूरा वो किया है कि अच्छा, जब आपका व्यापार और आपका धंधा ठीक होगा तो आपका परिवार ठीक होगा। तो मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी की। और तीसरा होता आदमी का पैशन। जब आप अपनी दोनों जिम्मेदारी पूरी कर ले तो आपका आदमी को तीसरे अपने पैशन में जाना तो चाहिए। पैशन क्या बचा आपका? मेरा पैशन है क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट मैं एसोसिएशन से आप जुड़े क्रिकेट हुए हैं। का माननीय चेतन चौहान जी, स्वर्गीय चेतन चौहान जी अब नहीं है, 1998 में उन्होंने वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया। उसका 25 साल पूरे हो रहे हैं। 25 साल हम अब उसकी मना रहे हैं। और माननीय नितिन गडकरी जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है। मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और यूपी का प्रेसिडेंट भी हूँ। अभी हम यहाँ पे लीग करा रहे नेहरू नगर वीवीआईपी क्रिकेट स्टेडियम में। आप देखेंगे 6 हमारी क्रिकेट टीमें हैं जो लेजेंड्स लीग हो रही है। लीजेंड टीम हो रही है हमारे वीवीआईसी के उसमें तहत में हो रही है। इसमें वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और रोबिन उथप्पा, ये 6 हमारे कैप्टन हैं जो अभी 22 तारीख मार्च से हमारी जो लीग स्टार्ट होने वाली है और ये 30 तारीख तक हमारी होगी। और इसमें विश्व के आप जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, आपका जयसूर्या, श्रीलंकन बहुत सारे क्रिकेटर वर्ल्ड के हमारे यहाँ पे हैं। और ये हम निस्वार्थ रूप से माननीय चेतन चौहान जी की जो सपना है, अभी हम नितिन गडकरी साहब के साथ में डिस्कस कर रहे थे। हमने पीछे अभी लीग की है जिसमें हमने 200 वेटरन क्रिकेटर्स को अपने गाजियाबाद के अंदर खिलाया है। और अभी IBPL हम करने जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में। मैं और डिटेल में आपको किसी जानकारी बताऊंगा कि और भी मेहमान मेरे आपने आमंत्रित किए हैं। हाँ। तो आप पहले इनसे नहीं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो नदियों की सफाई, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, नदियाँ किसी भी संस्कृति के लिए एक माँ समान होती हैं। हमारे यहाँ तो नदियों के साथ माँ का नाम भी जोड़ दिया जाता है, गंगा मैया, यमुना मैया, इस तरह से। और उनकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर वो काम आप करें तो बड़ी अच्छी बात ही है। सुधीर जी, सवाल मेरा आपसे है, कैसे आजमगढ़ से मेरठ एक हिस्सा पूरा पूर्वांचल में, एक हिस्सा पूरा दिल्ली से सटा हुआ, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, और साथ ही अलग अलग जो कॉलेजेस आपके चल रहे हैं वहाँ पर कैसे काम चल रहा है? देखिए, चूँकि मेरे पिताजी एक समाज सेवी के रूप में रहे और मैंने बचपन से उनके कार्यों को देखा और उनसे अनुसरण भी किया। रोटरी क्लब जैसी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था के छोटे से शहर से वो रोटरी के गवर्नर रहे। आजमगढ़ में अग्रवाल हितकार्नी न्यास ट्रस्ट है, उससे जो संचालित ये कॉलेजेस हैं, महिला पूर्वांचल का पहला महिला PG कॉलेज आजमगढ़ का, और इंटर कॉलेज वो एक्सक्लूसिव रहा। उसके वो प्रबंधक भी रहे, ट्रस्टी भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो मैंने बचपन से देखा और मेरे में भी ये रहा कि नहीं, पिताजी के जो सपने हैं उनको मैं आगे ले चलूँगा, और उसको मैंने आगे बढ़ाया। और चूँकि व्यापार मेरा दवा का था, दवा के क्षेत्र में भी मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे का सफ़रनामा मैंने शुरू किया। और आज प्रदेश स्तर से लेकर देश तक की जो हमारी संस्था है उसकी के वट वृक्ष के नीचे आज देश में, पूरे देश में करीब 12,40,000 केमिस्ट हैं जो हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट TIOCD रन करती है। प्रदेश में हमारा 1,40,000 फुटकर और थोक के दवा व्यापारी हैं। उनकी समस्याओं को लेकर समय समय पर हम लोग ये लड़ाई और नीतिगत लड़ते रहते हैं। इतनी बड़ी समस्या अभी ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन का हम लोगों ने देखी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सफल इनका जो नेतृत्व रहा और इनका मार्गदर्शन रहा कि हमारी जो इतने बड़े पूरे देश के 12,40,000 केमिस्ट आज राहत की सांस ले रहे हैं। और हम लोग बड़े फ़क्र से कहेंगे कि एक केमिस्ट ट्रेड ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़के अपना व्यापार अपनों के साथ करने का बीड़ा उठाया। एक डिपेंडेंसी हमने लंबे दौर तक देखी है कि जो सॉल्ट, हम जो केमिकल्स यूज़ होते हैं दवाइयों में, वो चाइना से इंपोर्ट हुआ करता था।
अभी भी वो स्थिति है, हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, कोरोना ने एक कितना अच्छा समय दिया भारत को अपने पर आत्मनिर्भर बनने का। आज मैं आपसे बता दूं कि भारत कोई भी फार्मूलेशन वो स्वयं निर्माण कर रहा है, और आज भारत इस स्थिति पर आ चुका है कि हम विदेशों को अपने फार्मूलेशंस दे रहे हैं। इंपोर्ट बहुत कम हो रहा है। राणा जी, आप भी इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी से, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। आपका सर माइक यहाँ होगा। कैसी अपेक्षाएं आप देख रहे हैं, और कोविड के बाद आप लोगों के लिए कैसा बाजार बदला है? कोविड में ही बड़ी परेशानी रही और हमको रात दिन कार्य करना पड़ा। रात को भी दुकानें खोलकर इंजेक्शन और टैबलेट देनी पड़ी। रात में जब घर जाते थे तब भी दिक्कत थी, डंडे का भी डर था पुलिस के, उसके बावजूद भी जाते थे। और आना बीमार लोग या बीमार लोगों से जुड़े लोग ही आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और घर तक दवाई देखानी पड़ती थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों कोविड में थे। भाई साहब को जानकारी थी, मैं इनके अंडर आता हूँ। गाजियाबाद का महामंत्री हूँ, ये प्रदेश के महामंत्री हैं जी। उसके बावजूद दुकानें खोल खोल के मेरे बेटा 25 साल का वो लगा पड़ा। हमारा भी इंजेक्शन लगवाने जाके डॉक्टर ने मेरे ने ये कहा, आशीष अग्रवाल हैं गाजियाबाद के, कि इंजेक्शन ही अपने सामने लगवाना। और मेरी पत्नी तो पहले ही कोविड, उसके क्या नाम, कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थी। 6-7 ऑपरेशन हुए। उसके बावजूद खैर भगवान का साथ था, मैं भी बचा, पत्नी भी बची, और पूरी मेहनत करी हमने। भाई साहब के सहयोग से निरंतर चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। गाजियाबाद में बहुत सारे, गाजियाबाद में कहूँ कि उत्तर प्रदेश में कहूँ कि भारत में बहुत सारे दवाई वाले एक्सपायर भी हुए कोविड की वजह से, लेकिन सरकार ने हमको इतना नाम नहीं दिया जितना हमको मिलना चाहिए था। फ्रंटलाइन वर्कर्स में काउंट नहीं और किया कुछ कंपनियों ने, हमारे माननीय महामंत्री जी और AIOCD के जो हमारी ऑल इंडिया लेवल की जो है, जिसके 10 लाख के करीब मेंबर हैं, उनके सहयोग से कुछ कंपनियों ने जो हमारे कोविड में साथी एक्सपायर हो गए दवाई वाले, उनको 3-3 लाख रुपए के चेक दिलवाए हैं और बड़ी सहायता करी है। अब भी सहयोग करते हैं, उनके बच्चों का भी सहयोग करते हैं। भाई साहब ने कई एक लोगों की कंपनियां खुलवाई एक्सपायर होने के बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब, बड़ी दिक्कत रही, आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन उस सब के बावजूद एक पीड़ा है। अगर दवाई वालों को जितना जो है गवर्नमेंट की तरफ से वॉरियर वाली मिलनी चाहिए थी, सिपाही वाली बात मिलनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट। अग्रवाल जी को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? जी, कुछ जोड़ेंगे अग्रवाल जी, कुछ बात कहना चाह रहे हैं आप इसमें? नहीं, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश का एक अपना अस्तित्व है। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के जो दवा के क्षेत्र में जो दवा की खपत है उसका 24% शेयर केवल उत्तर प्रदेश के पास है। कोरोना के समय मैं बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश में जहाँ कहीं से भी लोग फ़ोन करते थे कि सुधीर जी मेरा पेशेंट वहाँ, क्योंकि आवागमन अच्छा नहीं था, लोगों को हॉस्पिटल तक जाना, एक दूसरे से मिल पाना ये मुश्किल था। लेकिन मैं अपने केमिस्टों को सलाम करता हूँ, उन्होंने अपनी जान की जोखिम में डाल के और जिस तरीके से समाज की सेवा किया है वो अनुकरणीय है, वो वंदनीय है। बिल्कुल, इस कोशिश को हमेशा ही सराहा जाएगा और कोविड का वो दौर वापस ना आए, लेकिन आप लोगों का जो संघर्ष रहा, जो कोशिशें रही, वो कामयाब रहा। सबसे बेहतर पहलू ये। रविंद्र जी, आपका रुख करते हैं हम। क्रिकेट से जुड़े होने के साथ साथ आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसा योगदान आपका है? मैं आपको बताऊं कि मैं एक संस्था से और जुड़ा हुआ हूं, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 1941 में पुणे में एक अंग्रेज इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने इसका गठन किया था। पूरे हमारे इंडिया के अंदर ये संस्था है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। मैं लगातार 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश बिल्डर एसोसिएशन का मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैं इस बार नॉर्दर्न इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में समय समय पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके निवारण के लिए और गवर्नमेंट और
हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो डिस्प्यूट और या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ये हमारी संस्था उसमें काम करती है। एक इसका दूसरा रूप भी है। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभी जो कोविड के अंदर हमारे हर सेंटर ने, हमारा टारगेट था कि हर सेंटर का मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर है, हमने हर सेंटर से अपने सभी मेंबर से पैसा इकट्ठा करके कहीं गैस सिलेंडर, कहीं ऑक्सीजन का और कहीं मेडिसिन्स, हर सेंटर पे हमने इस अपने संगठन के माध्यम से सेवा की है। दूसरे, हमने अपने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो कोविड के अंदर जिनको कोई रोजगार नहीं मिला, जिनको मूवमेंट नहीं हो रहा था, जो एक प्रोजेक्ट पे अभी वहीं रह के रहने वाला, वो पता चला कि बरेली का है और दिल्ली में वर्क कर रहा और वहीं पे वो हेल्ड अप हो गया। और ऐसे कई शहरों में हेल्ड अप हो गया। बिल्कुल। तो हमने, आप इमेजिन करो, 6-6 महीने बैठ के उनको वहीं पर उनकी जो मजदूरी दी है और ये वेट किया है कि जब ये आफत खत्म हो जाएगी आप दोबारा काम पे आएंगे, और हमने उसका कोई रिकवरी उनसे भी नहीं की। और ये हमारी एसोसिएशन के माध्यम से सभी निर्माण कंपनियों ने ये अपने स्तर पे अपने प्रोजेक्ट में सभी वर्कर्स से ये इस तरह का व्यवहार किया है। सीआरपीएफ जवानों के लिए भी आपने कई काम किया है? जी, सीआरपीएफ के जवानों के लिए बटालियन, मैं आपको बताऊं कि मेरा शौक है, मैं लगातार जब भी नववर्ष मनाता हूं तो वैसे तो मैं पूरा विश्व घुमा हूं, मैं साल में 3 बार कम से विदेश जाता हूं, मेरा शौक है बाहर घूमने का। पर मैं कब से 2-3 साल से मेरा कमांडेंट मित्र है मुकेश त्यागी जी, जो पहले नागालैंड में थे, तो मैं उसके एहसानमंद हूँ कि मैं सीआरपीएफ के बीच में अपना नववर्ष मनाता हूँ। और मेरी पूरी जो हमारे दोस्त हैं, मित्र मंडी हम जाते हैं, मैंने अभी अगरतला में वो पोस्टेड हैं, उनकी पूरी बटालियन में करीब 250 उस टाइम जो फौजी थे, मैंने उनको 250 यहाँ से अपने हवाई जहाज से मैं उनके लिए ट्रैक सूट ले गया, पूरे उनके बटालियन को उनको ट्रैक सूट दिया है, उनके ऑफिसर्स को दिया है, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट दिए हैं। मैं लगातार 2-3 साल से सीआरपीएफ के बीच में ये अपना नववर्ष मनाता हूँ और मैं बड़ी खुशी होती है जब उनके बीच में, उनके साथ में रहकर मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मैं पूरे विश्व घूमा हूँ, मुझे इससे बढ़िया नववर्ष जो सीआरपीएफ के जवानों के बीच में भी रहा है, मेरा कहीं भी नहीं बना। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ अपने मित्र मुकेश त्यागी जी, जो कमांडेंट है अगरतला में। चलिए, बहुत ही खूबसूरत। ये सुधीर अग्रवाल जी, कोविड के दौर में स्कूल्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर दिक्कत भी थी, आपके सामने भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, बाकी टैक्सेस चुकाने का एक चैलेंज रहा होगा, उन सब के बावजूद समाज सेवा कैसे करते रहे? देखिए, वो दौर ही उसको याद करने में बिल्कुल बहुत लगता है कि ये भारत जैसा देश जिसने इतनी बड़ी महामारी को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उस दौर को उन्होंने पास किया। और मैं जितना अच्छा हमारे उत्तर प्रदेश और देश ने हमारे इस महामारी को पर नियंत्रण किया, शायद पूरे विश्व में इस तरीके की मिसाल कोई नहीं रहा। वैक्सीनेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था, पूरे हिंदुस्तान में सारे लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं, और भारत के तमाम वैज्ञानिकों को भी बहुत उसके लिए बधाई कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले उन्होंने ईजाद किया और कम दाम में इसकी उपलब्धता कराई, और तमाम ऐसे देश जो विकसित देश थे उनको हम लोगों ने अपनी वैक्सीन भेज के उन्हें उनकी जान बचाई। ये भारत के लिए गौरव। फार्मेसी में आत्मनिर्भरता का मुकाम कब तक हम देख पाएंगे? आज हम आपको गर्व से कहेंगे कि अब भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि फार्मेसी के क्षेत्र में लगभग हम कोरोना काल में, देखिए ये आपका मास्क है, जो चीज़ें हम नहीं बनाते थे उसकी प्रचुर मात्रा में हम लोगों ने खुद से निर्माण करके आत्मनिर्भर बन गए। तो कभी कभी जिस तरह की चैलेंज आता उसको इतनी अच्छे तरीके से हम लोगों ने आत्मसात करके और उसे निभा लिया, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि अब कोई भी देश में ऐसी महामारी या कोई चैलेंज आएगा तो हमारा देश सक्षम है, सक्षम नेतृत्व है, और हमारे जो देश के केमिस्ट हैं, वो फार्मेसी हैं, आज वो इस स्थिति में है कि हम कोई भी चैलेंज आएगा तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कोई भी महामारी आएगी उससे निपट लेंगे। प्रदीप जी, कितनी तैयारी है अगर इस तरह की कोई स्थिति फिर से आती है उसके लिए भी, और क्या सबक रहा उस दौर से? सर माइक। सबक ये है
कि जैसा कि माननीय सुधीर अग्रवाल जी ने बताया, मेरे बड़े भाई ने, 25% दवाई भारत की जो खपत है वो उत्तर प्रदेश में है। और आपको बताऊं मैं कि गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा C&F डिपो और हब वो सब गाज़ियाबाद में है। दवाई प्रचुर मात्रा में रहती है। गाज़ियाबाद से लेकर कोविड के समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन 5-5, 10-10 हज़ार एक दिन में लखनऊ, उधर जितना भी जहाँ भी जाना था या उत्तराखंड सप्लाई हुआ, उसकी वजह से कई बार गाज़ियाबाद में टूट आई, पूरा का पूरा मटेरियल उठ कर चला गया। तो क्या रीज़न रहा कि वहाँ सप्लाई उतनी बेहतर नहीं थी, यहाँ ज़्यादा बेहतर थी? यहाँ सबसे ज़्यादा C&F हब यहाँ ही है। उत्तर प्रदेश का जो द्वार है मेन, जो दवा मार्केट के लिए कहेंगे कि वो गाज़ियाबाद है। और इसमें कई बार क्या होता है कि जो हमारे C&F हैं या कंसाइनी है, उनको दिक्कत होती है कंपनियों से भी। कंपनी का काम कर रहे, कंपनी कह देती है ठीक है 1 तारीख से आप काम नहीं करोगे, आपका बंद फला को दे दिया गया। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा सरकार भी हमें इसमें साथ दे, और भाई साहब हमारे बैठे हैं, मैं चाहता हूं भाई साहब भी हमारा थोड़ा सा साथ दे, क्योंकि इनमें बहुत ताकत है और इन्हीं की वजह से मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि साथ देंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया।